बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो बेटा ये आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, आपको लॉन्ग में आता होता है तो आपने हेडिंग्स बना के लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडिंग्स की। तो सबसे पहले हेडिंग बनती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गुलबर्ग एंड द वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। मतलब दो साइंटिस्ट ने, गुलबर्ग और वेग ने, दोनों ने मिल के काम किया था और ये लॉ दिया था। तो ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद आ जाती है इसकी स्टेटमेंट, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब आपको इसमें ये बता रहा है कि स्टेटमेंट में कि जो रेट है जिस पे आपका सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिव मास जो है ना प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास पे भी डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? अब आपके दो तरह के प्रोपोर्शनल्स होते हैं, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? अगर एक चीज़ क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी साथ ही बढ़ेगी, और इन्वर्सली में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। तो यहाँ पर वो आपको जो है ना कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट पर, कि जो आपने रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कहते हैं जो आपने रिएक्शन करवाया, जो आपके पास रिएक्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो आपके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सारी बात। जितने ज़्यादा आपका रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, मतलब जो चीज़ें आप इसमें डाल रहे हैं रिएक्शन की, उतनी ज़्यादा होंगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको स्टेटमेंट बताई जा रही है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इसका यूनिट। सबसे पहला आपने देखना है कि इसका यूनिट क्या है, मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका सिंबल। सिंबल क्या है इसका? स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करना है। उसके बाद बच्चों इसकी आती है डेरिवेशन। डेरिवेशन में आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है A+B और CD। तो A+B क्या है? ये आपके रिएक्टेंट्स हैं जो आपने रिएक्शन में डाले। जैसे आपने चाय बनानी है तो चाय में आपने दूध, पत्ती, चीनी जो भी डाल रहे हैं वो आपके जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। किसी भी रेसिपी बना लें तो इसी तरह रिएक्शन में, रिएक्शन की केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? आप रिएक्टेंट्स कहते हैं। देखें रिएक्शन में यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके क्या हैं? A और B हैं, और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पर C और D है। जैसे आपने चाय बनाई तो चाय में जो इंग्रेडिएंट्स डले वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो चाय बन के आपके सामने आई है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप दो तरह के एरोज देख रहे हैं। एक एरो इस मतलब आपके पास A+B से जा रहा है C+D की तरफ, और C+D से जा रहा है A+B की तरफ। तो ये वाला जो एरो जा रहा है C+D वाला, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है KF और इसके नीचे लिखा है KR। तो देखो आपने हमेशा याद रखना है कि हमेशा जो है ना A+B से जो एरो जा रहा है C+D की तरफ वो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये आपका रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे KF लिखा हुआ है। K का मतलब होता है कांस्टेंट और F का मतलब होता है फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखें K का मतलब है कांस्टेंट और R का मतलब है, स्मॉल r का मतलब है रिवर्स। तो आपका ये कहलाएगा KF फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये आ जाएगा रिवर्स रिएक्शन। तो आपने हमेशा याद वो बात याद रखनी है कि जो आपका राइट साइड होगी हमेशा हैंड की, ये वाली, जैसे ये वाली राइट साइड है, ये हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, और जो लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा रिएक्टेंट होगी। ठीक है, एक और बात आपने याद रखनी है, राइट साइड तो प्रोडक्ट है और लेफ्ट साइड क्या है? रिएक्टेंट। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड रिवर्स की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? ये वाला A+B। देखिए ना एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब है ये वाला आपकी ये वाली साइड A+B वाली क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन, और C+D वाली साइड क्या है? रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द AB। जैसे स्टेटमेंट में कहा गया था कि रेट जो है रिएक्शन का, चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो रिवर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट के एक्टिव masses पर। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इतना लंबा लिखें तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल f लिख लें। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। ज़रा कैपिटल R जो है ना यहाँ पे लिखा और स्मॉल f आपको फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी सारी इक्वेशन आपकी वैसी रही। और आपको ये भी पता है कि प्रोपोर्शनल जब भी ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाता है? K आ जाता है। तो यहाँ पे आपने K कांस्टेंट डाल दिया, F डाला फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करने के लिए, A B इसी तरह आ गया। ठीक है, जैसे आपने फॉरवर्ड में किया था इसी तरह रिवर्स में कर लें। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? C और D के। तो आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, ये जो C और D आपने लिखा है, चाहे AB लिखा है चाहे CD लिखा है, इनके दरमियान ना आपने प्लस डालना है, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, कुछ नहीं डालना। आपने इसको ऐसे लिखना, अगर प्लस माइनस डाला तो इक्वेशन आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक्टिव मैसेज जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं इनके सेंटर में कुछ भी नहीं आएगा। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, इसके दरमियान प्लस डाल देते हैं, तो आपने ये नहीं करना। अच्छा, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपने लिखा, जैसे आपने आप RF लिख लिया था, यहाँ पर आप लिख लेंगे RR।
अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सी डी के, तो प्रोपोर्शनल को यहाँ पर भी ख़त्म किया तो यहाँ पर क्या आ गया, के आर आ गया और सी डी इसी तरह आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रिवर्स के। तो आपका ये बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है, दोनों को इक्वल कर दो तो इक्विलिब्रियम पर आपका इक्वेशन चली जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड के आपके पास जो आर एफ था उसको बराबर कर दें आर आर के। आर एफ की वैल्यू क्या पड़ी थी, के एफ ए बी, उसको यहाँ लिखो, और आर आर की क्या वैल्यू लिखी थी, के आर सी डी, उसको बराबर कर दें। के एफ ए बी आ गया इज इक्वल टू के आर सी डी। अब आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है कि के एफ हमेशा बच्चों ऊपर आएगा, के आर नीचे आएगा। ऐसा नहीं करना कि के आर को आपने जो है ना ऊपर ले आना है, के एफ को नीचे ले जाना है। के एफ हमेशा ऊपर आएगा और के आर नीचे आएगा। इसी तरह एक और बात का ध्यान रखना है कि सी डी हमेशा ऊपर आएगा, ए बी नीचे आएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि ए बी ऊपर लिख देते हैं तो इक्वेशन ख़राब हो जाती है। सी डी हमेशा ऊपर आएगा और ए बी नीचे आएगा। सी डी ऊपर लिख लिया, सी डी को अपनी जगह पे रहने दें, ए बी को उधर ले जाएं, सी डी को नहीं इधर लेके आना। ठीक है, तो ए बी आपका इसके नीचे आ जाएगा, सी डी के नीचे। तो इक्वेशन बन जाएगी के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर के एफ ओवर के आर को उसने सपोज कर लिया कि ये कांस्टेंट के, क्योंकि जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बराबर है, तो इस पूरे की जगह आपने के सी लिख लिया। बाकी सारी बच्चों आपकी इक्वेशन क्या रही, वही रही। ठीक है।